हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्दी लवर सीरीज को। ठीक, तो आज से रोज आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगा। सुबह में आपको हिस्ट्री की वीडियो मिल जाया करेगी और शाम में आपको पॉलिटी की वीडियो मिलेगी। ठीक है, और ये 2 वीडियो अपलोड कराना डेली, ये मेरा कर्तव्य है। और जिस प्रकार से मेरा कर्तव्य आप लोगों के प्रति बनता है, उसी प्रकार से आपका भी कुछ कर्तव्य मेरे प्रति बनता है। और वो कर्तव्य क्या हो सकते हैं आपके? तो सबसे पहले, जब आप लोग वीडियो को देख रहे होते हैं तो उस दौरान आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। इसके 2 बड़े फायदे हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे का 80% क्लियर हो जाए, किसी बच्चे का 90% क्लियर हो जाए, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 50 से 60% तक ही क्लियर हो पाएगा। तो मान लीजिए जिन बच्चों का 50 से 60% तक क्लियर हुआ है, तो 50 से 60% तो आपका बोर्ड से क्लियर हो गया है। लेकिन जो चीज़ आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है, उससे 60% क्लियर हो गया आपका। अब आप क्या करते हैं कि उन्हीं चीज़ों का दोबारा नोट्स बनाते हैं, यानी कि लिखते हैं, तो वो 60% जो है आपका 80% में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब 80% आपका क्लियर हो चुका है। अब फिर आगे क्या होगा कि जितने भी हमारे जो लेक्चर्स होने वाले हैं, जितने भी वीडियो हैं, सभी वीडियो के एंड में एक टेस्ट योर सेल्फ नाम का सेशन रखा जाएगा। उसमें आपके उस दिन के जो थ्योरी से रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, और उससे आपकी लगभग जो है पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये 80% जो है आपका 100% तक पहुंचने वाली है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रत्येक वीडियो से आप अपना 100% क्लियर करके जाइए। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक आप बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा बेनिफिट आपका ये होने वाला है इससे कि बाद में फिर आपको नोट्स बनाने के लिए समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर लेक्चर हो रहा है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, वीडियो को आप बीच में रोक दीजिए, रोक करके पहले नोट्स को लिख लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और फिर आगे की चीज़ों को देखिए। इससे क्या होगा कि साथ साथ आपका नोट्स भी बनता जाएगा। तो बाद में आपको फिर से अलग से नोट्स बनाने के लिए समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका एक और बेनिफिट है जो कि सबसे कारगर सिद्ध होता है, वो है कि वीडियो देखने के दौरान आपको नींद नहीं आएगी। जब आप किसी लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, और साथ साथ कॉपी कलम अगर आपके हाथ में है और आप नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको नींद आने जैसा मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सभी कारणों से हम अपने तैयारी को कुछ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जितना मेहनत मैं करूँगा उतना मेहनत यदि आप लोग करेंगे तो निश्चित ही हम वर्दी को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम अपने इस सीरीज वर्दी लवर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी का हमारा सेशन होने वाला है इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास को समझना बहुत ही जटिल माना जाता है, क्योंकि इसमें डेट्स वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे युद्ध होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको मेमोराइज करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने इतिहास को समझने के लिए कुछ उनका काल विभाजन कर दिया है। काल विभाजन से क्या होता है कि हम इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम काल विभाजन को देखते हैं इतिहास का। क्लियर है? तो देखिए, इतिहास, ठीक, इतिहास को हम क्या कर सकते हैं कि 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारा पहला भाग होने वाला है उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक। जो दूसरा हमारे पास भाग होने वाला है इतिहास का, उसको हम लोग बोलते हैं
आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा पार्ट हमारा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक, इतिहास को हमने क्या करा है कि 3 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला हमारे पास होता है प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को हमने आगे फिर से 3 भाग में विभाजित किया हुआ है। जो प्रागैतिहासिक काल होते हैं उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा भाग होता है हमारा उसे हम क्या कहते हैं? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांट दिया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ये जो पुरा पाषाण काल होता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, समय क्या होता है? तो अज्ञात काल से लेकर के, अज्ञात काल का मतलब क्या कि इन समय के बारे में हमें भी नहीं पता है, उस समय से लेकर के और 9000 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है वो पुरा पाषाण काल का समय माना जाता है। ठीक, तो पुरा पाषाण काल का समय क्या हो जाएगा? अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक का काल जो होगा वो पुरा पाषाण काल का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण का कालक्रम क्या होने वाला है? 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमारा क्या कहलाएगा? मध्य पाषाण काल। सिमिलरली जो नव पाषाण काल होगा, नव पाषाण काल का 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक जो होगा वो हमारा क्या होने वाला है? नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए इतिहास को हमने 3 भाग में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, उसके बाद फिर हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो समय होता है वो अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो मध्य पाषाण काल होता है उसका 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और जो नव पाषाण काल होता है उसका 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर उसके बाद हम आद ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आद ऐतिहासिक काल में हम 2 चीज़ों के बारे में फिर पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में? तो सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता। क्लियर है? पहला हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता को हम क्या कर सकते हैं कि 2 भागों में बांट सकते हैं। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे जो पहला भाग हो जाएगा उसको हम बोलेंगे ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और जो दूसरा इसका पार्ट होने वाला है वैदिक सभ्यता का वो होगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है,
ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से जो उत्तर वैदिक काल होता है इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद फिर हम आदि ऐतिहासिक काल के बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को भी हमने जो है 3 भागों में विभाजित कर रखा है। ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला हमारे पास है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है हमारे पास प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो होने वाला है हमारा वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक होने वाला है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक होने वाला है। दूसरा जो मध्यकालीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास हम 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास आधुनिक इतिहास होता है, यानी कि तीसरा पार्ट इसका, आधुनिक इतिहास जो है वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल इतिहास का ये कालक्रम है कि हमें जो है अज्ञात काल से लेकर के 1964 तक के इतिहास को पढ़ना, यानी कि जिस समय के बारे में हम जानते भी नहीं थे उस समय से लेकर के 1964 तक, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद तक का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम इतिहास में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार और मैं आप लोगों का रिकॉल कर देता हूं। देखिए, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो होता है अज्ञात समय से, यानी कि ऐसे समय जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो अज्ञात समय से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो पूरा पाषाण काल होता है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक के कालक्रम को माना जाता है। इसी प्रकार से जो नव पाषाण काल होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि अज्ञात काल से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक में आपका प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। इसमें हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो हमारा होता है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, जो ऋग वैदिक काल होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ऋग वैदिक काल, और जो उत्तर वैदिक काल होता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर बात करें हम वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता शुरू कहाँ से होता है 1500 ईसा पूर्व और खत्म कहाँ पर होता है 600 ईसा पूर्व। यानी कि जो वैदिक सभ्यता का अगर कालक्रम केवल पूछा जाए, केवल और केवल वैदिक सभ्यता का, तो आप बोलेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि ऋग वैदिक का पूछे या उत्तर वैदिक का पूछे अलग अलग, तो आप ऋग वैदिक में डालेंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के
600 ईसा पूर्व तक में हमारा आद्य ऐतिहासिक काल भी समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। प्राचीन इतिहास जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक है। ये 600 ईसा पूर्व है और ये 712 ईस्वी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक इतिहास में 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये पूरा हमारे पास होता है इतिहास का काल विभाजन। मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। नोट डाउन कर लिए? चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। इतिहास का कालक्रम आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के स्रोत के बारे में, ठीक है, कि भाई किसी भी चीज़ की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है। जैसे मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 का जो डेट है ये एक इतिहास है, ठीक। अब इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो हमने किताबों में पढ़ा है या अपने माता पिता से सुना है या गुरुजनों से सुना है। तो जहाँ से भी इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं इतिहास के स्रोत, ठीक। तो अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो इतिहास के स्रोत के बारे में होने वाला है कि भाई इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए, इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी है विभिन्न जगहों से मिल सकती है। तो जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलने वाला है कहाँ से? तो साहित्यक स्रोत से, साहित्यक स्रोत से, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत, और फिर हम स्टडी करेंगे यात्रा वृत्तांत के बारे में, ठीक। तो भाई इतिहास के स्रोत यानी कि इतिहास की जानकारियां हमें कहाँ से मिलती हैं? तो इतिहास के बारे में जो जानकारियां हैं वो हमें साहित्यक स्रोत से मिलती है, पुरातात्विक स्रोत से मिलती है और यात्रा वृत्तांत से मिलती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा हम तो जो साहित्यक स्रोत हैं, साहित्यक स्रोत में हम पढ़ने वाले हैं वेद के बारे में, ठीक। उसके बाद वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। पुराण के बाद फिर हम पढ़ेंगे इसमें स्मृति। स्मृति के बाद हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकता है? तो रामायण से जानकारी मिलता है हमें, और महाभारत से भी हमें इतिहास का पता चलता है। क्लियर है? तो जो हमारे पास साहित्यक स्रोत होते हैं, साहित्यक स्रोत में हम वेदों से जानकारी लेते हैं इतिहास के बारे में, वेदांग से जानकारी मिलता है, उपनिषद से, आरण्यक से, पुराण से, स्मृति से, रामायण और महाभारत से।
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्य के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसे हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे। इनके भी बारे में हम डिटेल्ड में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब पुरातात्विक स्रोत में हम किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक जो स्रोत होगा उसमें हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुद्राओं से हमें इतिहास का पता चलता है। उसके बाद भवन और स्मारक से भी पता चलता है। जो भवन होते हैं या फिर स्मारक होते हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूर्ति या फिर चित्रकला से इतिहास के बारे में पता चलता है। मूर्ति या फिर चित्रकला से इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक। तो इन 4 चीज़ों में हम किसको रखते हैं, पुरातात्विक स्रोत को, ठीक। उसके बाद यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी है, वो हमारे इंडिया में आए थे प्राचीन समय में यात्रा के लिए, फिर उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था अपनी पुस्तकों में, ठीक है। तो उनसे हम पता कर सकते हैं अपने देश के इतिहास के बारे में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत में कहाँ कहाँ के यात्री आए थे हमारे इंडिया में, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यूनानी रोमन यात्री। यूनानी रोमन यात्री या लेखक कह सकते हैं, ठीक। तो यूनानी रोमन कौन थे, मेगास्थनीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो यूनानी रोमन ही थे, ठीक है। उसके भी बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें चीनी लेखक के बारे में। चीनी के बारे में आप पढ़ोगे तो जो चीनी लेखक थे, फहियान हो गया, इत्सांग हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे इसमें अरबी लेखक के बारे में, ठीक। अरबी लेखक में जो अल बरूनी थे, सुलेमान थे, ठीक है, और आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। ये सभी कहाँ के थे, तो अरबी यात्री थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो इतिहास के स्रोत हमारा होने वाला है वो 3 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे, फिर यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम वेदों को पढ़ने वाले हैं, वेदांग को पढ़ेंगे, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, भवन और स्मारक के बारे में पढ़ेंगे, मूर्तियाँ और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से मिलेगा इतिहास की जानकारी। और यात्रा वृत्तांत से भी इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि यूनानी रोमन लेखक आए थे उनसे पता चला, चीनी लेखक आए थे उनसे पता चला, अरबी लेखक आए थे तो उनसे भी इतिहास के बारे में पता चला। तो ये हमारे थे इतिहास के स्रोत, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। मिलते हैं शाम वाली क्लास में पॉलिटी का वीडियो या पॉलिटी के लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।